हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से हैं। आज है 8 अगस्त 2022। आज हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। पहला टॉपिक लेते हैं 8 अगस्त 2022। आज 8 अगस्त का दिन क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था। कब किया था? 8 अगस्त 1942। कब क्या था? 8 अगस्त 1942। किन्होंने किया था? गांधी जी ने, जिसको अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, इसी में गांधी जी ने एक डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अवर कलेक्टिव फेडरलिज्म हेल्प फाइट कोविड, मोदी जी ने कहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें से कलेक्टिव फेडरलिज्म होता क्या है। देखिए, पहले हम फेडरलिज्म पढ़ते हैं। फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सेम टेरिटरी इज कंट्रोल बाय टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारी एक सेंट्रल लेवल हो गई और एक स्टेट लेवल हो गई, दो। इसको हम कहते हैं आपका संघवाद। फेडरलिज्म को क्या कहते हैं? संघवाद। तो जैसे हमारे इसमें वैसे दो, हमारे इंडिया में दो गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो एक फेडरलिज्म, सेम टेरिटरी कंट्रोल करते हैं दो लेवल की गवर्नमेंट, तो उसको कहते हैं हम फेडरलिज्म। अब हम इसमें देखते हैं कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। ये डिफाइन होता है फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ये बात की थी, सेंट्रल स्टेट है कि कोई भी वर्क साथ में करना, कोई इशू है या गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है, मान लीजिए जैसे जल जीवन मिशन हो गया या कोई सा भी प्रोग्राम लॉन्च किया, तो हर स्टेट में ने एक जीएसटी लागू किया, तो हर स्टेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया कि जीएसटी वो लागू करेंगे और जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देंगे। तो ये क्या है? एक फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप है। कलेक्टिव या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसे ही कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एनआईए अरेस्ट जामिया स्टूडेंट फॉर सेंडिंग क्रिप्टो मनी टू आईएस। इस्लामिक स्टेट को एनआईए ने अरेस्ट किया जामिया स्टूडेंट को सेंडिंग क्रिप्टो मनी। अब देखते हैं क्रिप्टो मनी क्या होता है। क्रिप्टो मनी होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मनी या क्रिप्टो करेंसी एक ही बात है। आपने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब बिटकॉइन या एथेरियम, ये सब क्रिप्टो करेंसी है। तो ये क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी से इनक्रिप्टेड डाटा। इनक्रिप्टेड डाटा मतलब किसी कोड में होगा, ये इनक्रिप्ट होगा किसी कोड में। ठीक है, डिनोट्स अ यूनिट ऑफ करेंसी। अब एक करेंसी हो, जैसे ये अपनी रियल करेंसी नहीं है, एक वर्चुअल करेंसी होती है। वर्चुअल करेंसी होती है। ठीक है, इट इज मॉनिटर एंड ऑर्गेनाइज बाय टू पीयर नेटवर्क कॉल्ड अ ब्लॉकचेन। पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब मान लीजिए आपको इसको यहाँ से ये डायरेक्ट लास्ट एंड डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, इनको किसी सेंट्रल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पीयर टू पीयर उसे कहते हैं। ठीक है, विच ऑल्सो सर्व अ सिक्योर लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल बाइंग, सेलिंग एंड ट्रांसफरिंग। ठीक है, बैंक भी हमारा ब्लॉकचेन तो एक आपका सिस्टम हो गया, सिस्टम नेटवर्क हो गया। इसमें जो आपका डाटा जाता है पैकेजेस में नहीं जाता, ब्लॉक्स में जाता है। इसमें आता है ब्लॉक्स में, पैकेजेस में नहीं जाता, ब्लॉक्स में जाता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी हो गई। अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। ठीक है, आप बताएंगे एक ऐसी कंट्री जिसने क्रिप्टो करेंसी लीगल की थी। ठीक है, उसने लीगल मनी अपनी कंट्री के अंदर लीगल मनी उसको बनाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एविएशन मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ आकाशा एयर्स। अभी एक न्यूज़ थी आकाशा एयर्स के बारे में। आकाशा एक नई एयरलाइन लॉन्च हुई है, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो किसकी है, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर का है? मुंबई में। ठीक है, किन्होंने की है? राकेश झुनझुनवाला ने। राकेश झुनझुनवाला, ये बहुत काफ़ी नामी नाम है ये शेयर मार्केट के बाजार में। ठीक है, तो आपने काफ़ी सुना होगा। इन्होंने एक वादा किया है कि सबसे लोवेस्ट लीस्ट फेयर पे, सबसे कम सस्ती दरों पे एयर फ्लाइज करेंगे। ठीक है, आपको टिकट्स मिलेंगी। ठीक है, अब इन्होंने फर्स्ट सर्विस दी है मुंबई टू अहमदाबाद। ठीक है, कब दी थी? 7 अगस्त 2022। तो एक और हमारे उसमें एक एयरलाइन और जुड़ चुकी है, उसका नाम आकाशा एयर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नल्लाथम्बी कलईसेल्वी नेम फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CSIR। अब इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पहले CSIR के बारे में पढ़ लेते हैं। यह है, इसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, CSIR ये होता है। ये एक लार्जर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, कब बना था? सितंबर 1942, सितंबर
1942 में, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब इनको फाउंड किसने किया था? उन्होंने किया था आर्कोट रामास्वामी जी ने और शांति स्वरूप भटनागर जी ने। आपने इनका नाम पहले भी सुने होंगे। एक इनके नाम से अवार्ड भी है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी है, ये ठीक है, मेडल, तो आप देखेंगे, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट कौन होता है इनका? प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भी मिनिस्टर होंगे वो इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे चलते हैं। सैटेलाइट ऑन बोर्ड SSLV नो लॉन्गर यूजेबल से इसरो। इसरो ने बोला है कि जो SSLV के थ्रू लॉन्च किया था वो अब यूजेबल नहीं है सैटेलाइट, ठीक है। देखते हैं इसरो का फुल फॉर्म देखते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर का बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ये है वो SSLV, ठीक है। और ये मतलब इस पे निगाह कौन रहता है? डायरेक्टली PM रखते हैं। फाउंड किसने किया था? विक्रम साराभाई ने। फाउंड की डेट क्या है? 15 अगस्त 1969। चेयरमैन कौन है अभी करंट के? SP सोमनाथ। याद रखना है, पेपर्स में आते हैं। SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक लॉन्च व्हीकल है स्मॉल सैटेलाइट के लिए, ठीक है। डेवलप इसरो ने ही किया है ये, ठीक है। अब ये पेलोड कैपेसिटी मतलब कितना भार ले जा सकते हैं? 500 किलो। अगर ये लो अर्थ ऑर्बिटर होते हैं 160 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर के बीच में होता है लो अर्थ ऑर्बिट LEO, ठीक है। और सन सिंक्रोनस में 500 किलोमीटर और 300 kg, ठीक है, ये ले आ सकता है। अब सन सिंक्रोनस का मतलब देख लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके अर्थ है, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पे डेली 5 PM पे रिपोर्ट चाहिए। तो ये सैटेलाइट हर डे जब सन निकलेगा, हर डे या सन जब डूबने वाला होगा 5 PM पे इसी पोजीशन पे मिलेगा आपको। सन के साथ सिंक्रोनाइज होगा, ठीक है। जैसे जैसे सन की अपनी पोजीशन चेंज होगी ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। इसलिए इसको कहते हैं सन सिंक्रोनस, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें ये वाला फेल क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली इसको ना सर्कुलर ऑर्बिट में डालना था SSLV ने जो सैटेलाइट लॉन्च की थी, बट ये एलिप्टिकल मतलब एक बल्जिंग आकार जैसा अर्थ का है, ऐसा आकार टाइप में, ये उसमें चला गया। तो सर्कुलर में चला गया, एलिप्टिकल में चला गया तो अपनी दिशा भटक गया था, इस वजह से फेल हो गया। तो अब नो लॉन्गर यूज हो गया, इसरो ने कहा है। चले आगे चलते हैं। क्लाइमेट क्राइसिस मेकिंग वेदर फोरकास्ट वेरी डिफिकल्ट। IMD ने कहा है क्लाइमेट क्राइसिस के बाद वेदर फोरकास्ट करना, वेदर के बारे में बताना बहुत मुश्किल हो गया। किसने कहा? IMD ने। अब IMD के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। IMD होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये एक एजेंसी है, किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आती है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, बारिश कब आएगी या वेदर फोरकास्टिंग कब होगी या अर्थक्वेक वगैरह आने वाला होता है तो उससे पहले बता जाती है। तो ये इनका काम होता है। इनका हेडक्वार्टर का है मौसम भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर का नई दिल्ली में। फाउंड कब हुए थे? 1875 में। कब हुए थे? 1875 में। मतलब काफ़ी पुरानी ये हमारी डिपार्टमेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। GST कंपनसेशन डिजास्टर फंड स्टेट टॉप डिमांड एट नीति मीट। अभी नीति मीट हुई है, नीति आयोग की मीटिंग हुई है। इसमें उन्होंने बताया कि जो मीटिंग में बताया GST कंपनसेशन के बारे में बताया कि वो स्टेट को बहुत ज़्यादा डिमांड है और डिजास्टर फंड की भी, ठीक है। तो हम GST के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस। अभी हमने बीच में पढ़ा था कि GST काउंसिल के बारे में। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, ठीक है। ये कॉम्प्रहेंसिव टैक्स है जो मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड कि मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद इस पे टैक्स पे वृद्धि होती है, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड इसे कहते हैं। और कॉम्प्रहेंसिव मतलब संपूर्णता, मतलब सब कुछ कवर अप करके कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। ये टैक्स कब इफेक्ट में आया था? ये आपका आया था 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 में इफेक्ट में आया था टैक्स, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था हमारा? 101वां। याद रखना है, पेपर में आते हैं, ठीक है। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। इसने जो रिप्लेस किया था, GST ने रिप्लेस किया था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो मल्टीपल टैक्सेस लगते थे ना, वैट वगैरह, ये उनको रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। अब देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले इसका नाम हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, 1950 से, ठीक है। ये सर्व करती है एपेक्स बॉडी, थिंक टैंक है, मतलब जो
प्लानिंग या नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो डिसीजन लिए जाते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है, ठीक है। ये सोचते हैं उसके बारे में, पब्लिक पॉलिसीज के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, नीति आयोग का काउंसिल देख लेते हैं। ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर होते हैं, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी भी होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं हर यूटी के, ठीक है। और वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। 1 जुलाई 2015 को फॉर्म हो गई थी प्राइम वाइस चेयरमैन। अभी रिसेंटली कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया अप्रैल जून जीडीपी सीन ग्रोइंग एट 12.5 to 15%। अब इंडिया के अप्रैल और जून की जो जीडीपी है वो बढ़ी है 12.5 से लेकर 15% तक ग्रोथ दिखी है उसमें, ठीक है। तो अब जीडीपी के बारे में देख लेते हैं। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। फिनिश्ड गुड जो मतलब जो प्रॉपर बन चुके हैं, फिनिश्ड गुड वही होते हैं, और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जो विद इन अ कंट्री बॉर्डर, ठीक है, प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर इज स्पेसिफिक टाइम, मतलब 1 साल के अंदर जो कंट्री बॉर्डर के अंदर जो फिनिश गुड बने हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसको हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है। जीडीपी 3 तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। एक तो होता है वे ऑफ यूजिंग एक्सपेंडिचर, खर्चे के हिसाब से प्रोडक्शन कितना हुआ है या इनकम कितनी हुई है, ठीक है। 2 तरीके की जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी और एक होती है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी जो होती है हमेशा देखना नॉमिनल जीडीपी से कम होगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन काउंट करती है। रियल जीडीपी क्या करती है? इन्फ्लेशन, महंगाई दर भी काउंट करती है। वाइल नॉमिनल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन काउंट नहीं करती। तो हमेशा रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन नॉमिनल, नहीं स्मॉलर देन नॉमिनल। गवर्नमेंट प्लान्स पीएलआई स्कीम फॉर ऑफशोर विंड टर्बाइन। पीएलआई स्कीम ऑफशोर विंड टर्बाइन के लिए गवर्नमेंट ने प्लान की है। तो हम देखते हैं पीएलआई स्कीम होती क्या है। अब जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ठीक है। अब क्या होता है, इस जो प्रोडक्शन से लिंक्ड है, ये तो नाम समझ में आ गया। अगर जब ये मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली लिंक होती है, ये परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि कंपनी अगर ज़्यादा परफॉर्म बेटर कर रही है तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडीज देती है, ठीक है। कैसे देती है? सब्सिडीज देगी या मॉनेटरी बेनिफिट दे देगी या कुछ और दे देगी, तो इंसेंटिव देती है। अगर वो किसी अपने मान लीजिए किसी कंपनी ने अपनी 50 प्रोडक्ट की सेल किया है या मैन्युफैक्चर किया है, अगली बार उसने 57 बनाए या 60 बनाए, तो गवर्नमेंट उसको 10 पे सब्सिडी देगी, ठीक है, या इंसेंटिव देगी, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफर पीएलआई टू बोथ फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है। जिससे डोमेस्टिक कंपनीज को नहीं देती, इंडियन कंपनीज को नहीं देती, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को भी देती है, ठीक है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर को देती है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करे हमारे इंडिया में आके, और डोमेस्टिक कंपनीज को देती है वो अपने प्रोडक्शन का या ऑपरेशन का एक्सपोर्ट करने में एक्सपेंड करे, इसलिए डोमेस्टिक कंपनीज को दिया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम याद रखिएगा। CUET UG candidate who were affected by the cancellation last week amid technical glitches will now be conducted from August 24 to 28। एक न्यूज आई थी, इस न्यूज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो जिनका भी टेक्निकल ग्लिचेस के कारण एग्जाम नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हो पाया था, अब वो टेस्ट होगा 24 अगस्त से लेकर बीच में 28 अगस्त के बीच में, ठीक है। आप देख लीजिएगा। दूसरे न्यूज देखते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC हैज एस्टैब्लिश्ड इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। पहला इंडिया का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं NCRTC, ठीक है। किस किस के बीच में चलेगी? दिल्ली टू मेरठ वाया गाजियाबाद, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। रूल्स इज दिल्ली ड्राइविंग टेस्ट मे गेट ईजियर टू क्लियर। अब एक न्यूज आई थी, तो ये अब दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस लेना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने थोड़े रूल्स को ईज किया है। देखिए पहले क्या होता था, येलो लाइन को अगर टच कर दिया तो फेल हो जाते थे, बट अब फेल नहीं होंगे अगर येलो लाइन टच हो गई, ठीक है। ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट पहले नहीं लगाई, अगर कोई 4 व्हीलर चला रहा है भूल गया तो उसको फेल कर दिया जाता था, बट अब कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, रिमाइंड कराया जाएगा कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। जब अलॉटेड फॉर रिवर्स जब करते हैं गाड़ी, उसमें रिवर्स एस बनाना होता था कितनी देर में? 180 सेकंड में, अब टाइम कर दिया 200 सेकंड, ठीक है। और टाइम अलॉटेड फॉर द पैरेलल पार्किंग, मान लीजिए एक गाड़ी यहाँ है एक गाड़ी यहाँ है, तो आपको यहाँ पैरेलल पार्किंग करनी है, तो पहले टाइम दिया जाता था 120 सेकंड, अब दिया जाता है 150 सेकंड, ठीक है। फुट टचिंग ग्राउंड वाइल ड्राइविंग इन 2 व्हीलर, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं और आपका पैर
नीचे लग गया तो आप फेल नहीं कहलाएंगे, आपको फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। पहले पैन लगते ही नीचे फेल कर दिया जाता था। तो काफ़ी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इसमें काफ़ी लोग फेल होते थे, इसी के कारण करप्शन भी बढ़ता था कि कई लोग अगर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फेल होते तो फिर वो बाद में टेस्ट ना देके ब्रोकर से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया करते थे। तो अच्छी पहल है, ठीक है, थोड़ा तो ईज होना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 9 अगस्त को क्या हुआ था ये देखते हैं, ठीक है। 9 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? नागासाकी। इस दिन नागासाकी पे बम गिरे थे, ठीक है। 9 अगस्त 1945 में ड्रॉप किया था यूनाइटेड स्टेट ने जापान के नागासाकी पे बम, ठीक है, जिसको कहते हैं फैट मैन, जिसका नाम था फैट मैन, ठीक है। 3 days आफ्टर द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा, पहले हिरोशिमा में क्या था, फिर नागासाकी, जब भी कहते हैं हम हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी। 3 दिन पहले हिरोशिमा में और 9 तारीख को नागासाकी, मतलब 6 को हिरोशिमा में, हिरोशिमा, और 9 को नागासाकी, ठीक है। 9 अगस्त को एक और डे मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, ठीक है। लोगों को जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल इज सेलिब्रेटेड 9 अगस्त को, इनकरेजिंग पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू स्प्रेड द यूएन मैसेज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल। जो लोकल पीपल हैं वहाँ के, उनको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना यूएन का मैसेज है। तो 9 अगस्त को इंडिजीनियस पीपल्स डे। 9 अगस्त को एक डे और मनाया था, वर्ल्ड ट्राइबल डे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वाई रुपीज डिप्रेशन बैड और गुड न्यूज? क्यों रुपी डिप्रेशन गिरना अच्छी या बुरी न्यूज क्या है? देखिए ये दोनों तरफ के तरीके से है। मान लीजिए अगर आपका पैसा गिरता है, मान लीजिए पहले आपका पैसा था 100 रुपये में एक, मतलब अभी देख लीजिए 80 रुपये में $1, जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल, $1 मिलता था। अब क्या है, आपके पैसे गिरना मतलब पैसे $1 में, $1 के अकॉर्डिंग आपका पैसा 100 रुपये का हो गया, मान लीजिए आपको 20 रुपये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अब जब किसी बंदे ने $1 दिए थे उसको 80 रुपये का सामान मिलता था, अब किसी ने बंदे ने $1 इंडिया में दिया उसको 100 रुपये का सामान मिल रहा है। तो एक तरीके से एक्सपोर्ट तो बढ़ जाता है और इम्पोर्ट घट जाता है, ठीक है। और यही आपका पैसा मान लीजिए $1 80 की जगह 60 रुपये का आया था, तो अब क्या है, उसको ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इम्पोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट घटता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका पैसा डिप्रिशिएट कर रहा है तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इम्पोर्ट घटेगा, और आपका पैसा मतलब रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका इम्पोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट घटेगा, ठीक है। अब देख लेते कुछ कि इंडियन करेंसी में क्यों बार बार इतना फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, देख तो आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई जो चल रही है, उसके लिए क्रूड ऑयल का प्राइस, जैसे OIC जो है ऑयल, जो ऑयल जनरेट करती है कंपनीज, ठीक है, उन पे इनका मोनोपोली है उनकी, ठीक है, उस वजह से। और टाइटनिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन पूरी हर जगह पे। अभी आप देखेंगे कि चाइना और ताइवान के बीच में क्या ऐसा चल रहा है। हमारे अड़ोस पड़ोस में पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब चुकी है, डूब रही है, मतलब श्रीलंका तो पूरा डूब चुका है। तो ये काफ़ी सारी वो हैं जिस वजह से हमारे ऊपर भी इनका असर पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं कि पड़ोसी घर में कुछ, मतलब जहाँ अगर मार्केट में कुछ चीज़ की कमी आएगी तो पूरी मार्केट में आएगी ना, सिर्फ एक जगह की मार्केट में दूसरी मार्केट, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्योंकि हम इसी को तो हम ग्लोबल कहते हैं, उसका इफेक्ट इस बंदे को भी तो पड़ेगा, इसको भी पड़ेगा, इसको भी पड़ेगा, है ना। एक को भी प्रॉब्लम आई तो ग्लोबली एक फैमिली हो गए, हम ग्लोबल हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। श्रीलंका सेज इट आज चाइना टू डेफर इट्स शिप। श्रीलंका ने अपने चाइना को बोला कि अपने शिप को डेफर कर लीजिए। क्यों बोला है, देखिए ये श्रीलंका अभी इनकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वो अभी हम्बन टोटा पोर्ट जो यहाँ पे है, ये हम्बन टोटा पोर्ट है जो श्रीलंका के बिल्कुल साउथ में है, वहाँ पे चाइना अपना एक चाइनीज रिसर्च टोटा पोर्ट में, ठीक है। अब इंडिया ने अपनी सुरक्षा को लेकर कंसर्न जताया, तो इस वजह से श्रीलंका ने मना कर दिया, मतलब डेफर किया चाइना को कि अपना शिप यहाँ पे मत लाइए। वेसल का नाम क्या है, युआन वैंग 5, ठीक है, युआन वैंग 5। चलिए आगे चलते हैं। सेवरल स्टेट्स फॉल बिहाइंड टारगेट इन जल जीवन मिशन। तो काफ़ी सारे स्टेट जल जीवन मिशन के पीछे हैं, मतलब काफ़ी बिहाइंड चल रहे हैं कि अभी मतलब इनकी प्रॉपर से कंप्लीट नहीं हुआ इनका जो टारगेट था। तो जल जीवन मिशन के बारे में देख लेते हैं। जल जीवन मिशन का है प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी और एडिक्वेट मतलब जितनी ज़रूरत है उतना पानी पहुंचाना हर इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप में, हर नलके में। कब तक, 2014 में, ठीक है, टू ऑल हाउस होल्ड इन
rural areas also. The program will measure, implement, source, sustainability, मैंडेटरी एलिमेंट, तो वाटर कंजर्वेशन यूज कैसे कर सकते हैं, रिचार्ज कैसे करें, वाटर मैनेजमेंट कैसे करें, सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, सब बताया जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम का इम्प्लीमेंट जब होगा, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मेजर से। जल जीवन मिशन किन्होंने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और कब किया था? 15 अगस्त 2019 में, 15 अगस्त 2019 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिले इन टेबलिंग कैग रिपोर्ट, लेटेस्ट टसल बिटवीन गवर्नमेंट एलजी। ठीक है, गवर्नमेंट और एलजी के बीच में टसल चल रहा है। ठीक है, रिपोर्ट को लेके, कैग रिपोर्ट को लेके। तो हम इसमें से कैग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत बनी है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म होती है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करती है? ये ऑडिट करती है ऑल रिसिव्ड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होंगे, या स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर वगैरह होंगे। ठीक है, या कोई भी संस्था जिसके 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, उनको भी ऑडिट करती है। ठीक है, कि कितना खर्चा हुआ। ये मतलब मान कैग को पीपल पर्स भी कहा जाता है। पीपल पर्स मतलब केयर टेकर ऑफ पीपल पर्स, मतलब लोगों के पैसों का ध्यान रखती है कि कहाँ गवर्नमेंट ने खर्च किया। केयर टेकर ऑफ पीपल पर्स। ठीक है, लिख लीजिएगा। किस आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है? किस आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है? 148 से लेकर 158 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जो इसके फॉर्मल लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो यूटी के, जम्मू कश्मीर के, ठीक है, क्या नाम था उनका? जीसी मुर्मू। वो अब इनके करंट हमारे सीएजी हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन है? जीसी मुर्मू जी, जो पहले जब जम्मू कश्मीर यूटी बना था, ठीक है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। ठीक है, नॉमिनेशन कौन करता है? पीएम। अपॉइंट कौन करता है कैग को? प्रेसिडेंट। नॉमिनेट करेंगे पीएम, प्राइम मिनिस्टर, और अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। इनकी टाइम क्या होती है? टर्म लेंथ क्या होती है? 6 साल या 65 ईयर, जो पहले हो जाए उसके अंतर्गत ये रिटायर होते हैं। ठीक है, कैग की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक ये न्यूज आ रही थी काफी टाइम से, ट्रैकिंग वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, द वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर्स द हीट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। क्या हीट का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ पे, उसके बारे में मेजर करता है वेट बल्ब टेम्परेचर। ये होता क्या है? ये एक्चुअली साइंटिस्ट का मेजर करने का तरीका है। एक ये बल्ब लेंगे, थर्मामीटर बल्ब, और फिर उसको रैप कर देंगे एक वेट क्लॉथ में, तो उसको ये कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है? कभी आपने नोटिस किया होगा, आप कभी जाते हैं कि कहीं, जैसे आप अपने रूम में हैं, ठीक है, आप अभी रूम में, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे है, मतलब ठीक है, आपकी बॉडी से इतना पसीना नहीं निकल रहा है, मतलब पसीना निकल रहा है बट गर्मी इतनी नहीं लग रही है। बट अगर जब आप अपने वॉशरूम में या जाते हैं तो वहाँ आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। रीज़न क्या है? टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही है, बट आपका जो स्वेटिंग जो हो रही है ना, वो यहाँ पे नहीं हो पा रही, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जिस जगह पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पर स्वेटिंग कम होगी। स्वेटिंग कम होगी तो आपको हीट ज़्यादा फील होगी। ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं कि हमारी जो स्वेटिंग होती है उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी से अगर स्वेटिंग ना निकले, पसीने ना आए, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, इसको ही कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, जो आपके बाथरूम में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानसून सेशन इन नंबर्स। अब कितने मानसून सेशन में अभी खत्म हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कितना प्रोडक्टिव रहा है। ठीक है, सेशन हुआ था 18 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में। 6 बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं सेशन में। ठीक है, 5 बिल क्लियर हुए हैं बाय बोथ हाउसेस, 35 बिल पेंडिंग है। ठीक है, बिल क्लियर हुए हैं, कौन क्या नाम है उनका? नेशनल एंटी डोपिंग बिल, इंडियन अंटार्कटिक बिल, द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल, फैमिली कोड अमेंडमेंट बिल, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। जो बिल विड्रॉ हुआ है, एक बिल विड्रॉ भी हुआ, वो है डाटा प्राइवेसी बिल। ठीक है, कौन सा बिल है? डाटा प्राइवेसी बिल। तो देख लेते हैं कि इसमें कितने घंटे काम किया है, लिख लीजिए। जो 38 आवर्स हैं लोकसभा का, राज्यसभा का वर्क, 44 आवर्स है लोकसभा का। अगर कोई आप ऐसे या कुछ लिख रहे हैं तो उसमें लिख सकते हैं कि अभी पिछले टाइम से कितना कम हुआ है हमारे उसका वर्किंग आवर्स। ठीक है, 107 क्वेश्चन आंसर हुए थे ओरल, 107, और 318 पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स को सुना गया है। ठीक है, जो रूल
377 के अंदर का आता है लोकसभा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेम प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग रिलीफ बेस्ड ऑन राइट टू बी फॉरगॉटन। एक राइट है, राइट टू बी फॉरगॉटन। ये आता क्या है, ये क्या है एक्चुअली, क्या है इसके बारे में देखते हैं हम। ये कहता है द राइट टू फॉरगॉटन एम्पावर्स द इंडिविजुअल टू आस्क द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको कह सकते हैं कि डिलीट कर दे उसका पर्सनल डाटा, तो उसको ये कहेंगे राइट टू फॉरगॉटन। ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि राइट टू लाइफ के अंदर आएगा, राइट टू फॉरगॉटन भी, ठीक है, विद इन द राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, किन्होंने जजमेंट दिया था ये राइट टू प्राइवेसी वाला, ये दिया था आपका पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 का है। ये भी पूछा था क्वेश्चन काफी बार। कोलंबिया फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट टेक्स ओथ, तो फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट कौन बना है वहां पे, गुस्तावो पेट्रो। क्या नाम है, गुस्तावो पेट्रो। क्या नाम है, गुस्तावो पेट्रो। कैपिटल क्या है, बोगोटा। ठीक है, कंट्री कहाँ पे पड़ती है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, आपने सुना होगा हमेशा लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बारे में, तो आज उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो लेफ्टिस्ट होता है उनका लिबरल भी होता है, वो सपोर्ट करते हैं प्रोग्रेसिव रिफॉर्म में, मतलब इसमें चेंज होना चाहिए, हर चीज़ चेंज होनी चाहिए, कि हर किसी को कपड़े पहनने का अपने मन से अधिकार होना चाहिए, प्रोग्रेसिव चीज़ों के लिए ढूंढते हैं, तो उनको कहते हैं लेफ्टिस्ट। ठीक है, इक्वलिटी, सोशल एंड इकोनॉमी इक्वलिटी होनी चाहिए, ये देखते हैं लेफ्टिस्ट लोग। जो राइटिस्ट होते हैं वो होते हैं कंजर्वेटिव तरीके के, वो कहते हैं कि जो हमारे पुराने जो ट्रेडिशन है उनको रिस्टोर करके रखो, उनको प्रिजर्व करो। एक स्टडी आई है, स्टडी फाइंड्स 58% ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज डाइड टू क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कन मेडिसिन, मतलब इसमें बताया गया 58% जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो हमारे क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से हो रही है। ठीक है, अब क्लाइमेट क्राइसिस कौन कौन से, फ्लडिंग, हीट वेव्स, ड्राउट्स। ठीक है, इन वजह से हंड्रेड्स ऑफ, जो हम जिनको जानते हैं, हंड्रेड्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज को जानते हैं, उनमें से 58% इन्हीं की वजह से हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, इनमें कौन कौन सी है जो नॉन डिजीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक है मलेरिया, हंता वायरस, कोलेरा, एंथ्रेक्स। आपने सुना होगा कि पानी भर जाता है कहीं पे, वाटर क्लॉगिंग आती है तो मलेरिया फैल जाता है। ठीक है, या चिकनगुनिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन डिजीजेज हैं वो इस वजह से हो रही है। ठीक है, कि आपका क्लाइमेट जल्दी जल्दी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस आए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। आपका दिन शुभ हो।